नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस गहन चर्चा में। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा और पौष्टिक खाना भी खाते हैं। फिर भी अक्सर ये भारीपन, गैस या आलस इन समस्याओं से क्यों जूझते हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी सबसे हेल्दी खाना भी हमारे शरीर को लगता ही नहीं? हमारे हाथ लगे कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इसका जवाब सिर्फ हम क्या खाते हैं में नहीं है, बल्कि हम कैसे, कब और कितना खाते हैं में छिपा है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है एक जहर। एक ऐसा जहर जो हम खुद अपने शरीर के अंदर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। इस जहर को आयुर्वेद में आम कहते हैं। और आज हम चरक संहिता के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय त्रिविध कुक्षीय विमान के जरिए इसी आम की कहानी को परत दर परत उजागर करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें सिखाते हैं कि हमारा पेट सिर्फ एक थैला नहीं है, बल्कि एक यज्ञशाला है। और अगर हम उस यज्ञ की अग्नि का सम्मान नहीं करते तो अमृत भी विष बन सकता है। पेट एक यज्ञशाला है? अरे वाह! तो चलिए इस यज्ञशाला के नियमों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सिद्धांत से। पेट को 3 हिस्सों में बांटने का नियम। चलिए इसी फैसिनेटिंग आइडिया से आज की बातचीत शुरू करते हैं। जरूर। ये सिद्धांत कहता है कि हमें अपने पेट को कभी भी पूरी तरह से नहीं भरना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि आपने अपने पेट को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो नियम यह है कि 1/3 हिस्सा ठोस भोजन के लिए, जैसे रोटी, सब्जी, चावल। ठीक है, सॉलिड फूड। हाँ। और दूसरा तिहाई हिस्सा तरल पदार्थों के लिए, जैसे दाल, पानी, छाछ। और तीसरा हिस्सा? उसे खाली क्यों छोड़ना है? यही तो वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर पार्टियों में मिठाई या एक्स्ट्रा पूरी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और वही सबसे बड़ी गलती है। वो तीसरा खाली हिस्सा सबसे जरूरी है। इसे असल में हमारे शरीर के बायोमैकेनिक्स को सम्मान देना कहते हैं। सोचिए, एक वॉशिंग मशीन की तरह अगर आप उसे कपड़ों से ठूस ठूस कर भर देंगे तो वो ठीक से घूम ही नहीं पाएगी। हाँ, और कपड़े साफ नहीं होंगे, उलझ जाएंगे। बिल्कुल। पेट का भी यही हाल है। उसे भोजन को मथने, मिलाने और पचाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, वॉशिंग मशीन वाली। एकदम समझ आ गया। मतलब वो खाली जगह एक तरह का वर्किंग स्पेस है। एकदम। और इसी वर्किंग स्पेस में शरीर की 3 मूल ऊर्जाएं, जिन्हें हम दोष कहते हैं, वो अपना काम करती हैं। वो खाली जगह चाहिए वात, पित्त और कफ को अपना काम ठीक से करने के लिए। एक मिनट, यहाँ कई लोग वात, पित्त, कफ सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये तीनों इस खाली जगह में करते क्या है? अवश्य। बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। वात वो ऊर्जा है जो शरीर में हर तरह की गति, हर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। पेट में भोजन को घुमाना, आगे धकेलना, ये सब वात का काम है। पित्त हमारी पाचन अग्नि है, मेटाबॉलिज्म का इंजन। ये भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलता है। और कफ वो शरीर को स्थिरता, चिकनाई और पोषण देता है। पाचन रसों को सही मात्रा में बनाए रखता है। अगर पेट में जगह ही नहीं होगी तो वात भोजन को घुमा नहीं पाएगा, पित्त की अग्नि ठीक से जल नहीं पाएगी और कफ सब कुछ चिपचिपा और भारी बना देगा। तो नतीजा? अपच। अपच। बिल्कुल। वाह! तो ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये एक तरह का डांस फ्लोर है जहां वात, पित्त और कफ मिलकर पाचन का नृत्य करते हैं। ये तो समझ आ गया कि आदर्श स्थिति क्या है। लेकिन असल जिंदगी में हम कैसे जाने कि हमने सही मात्रा में खाया है? मतलब बिना किसी नापने वाले कप के शरीर खुद क्या संकेत देता है कि बस अब रुक जाओ? चरक संहिता में इसके बहुत ही साफ और व्यवहारिक लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला और आसान संकेत है पेट पर कोई अनुचित दबाव महसूस न होना। यानी वो एहसास जब आपको लगता है कि अब तो पैंट का बटन खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल वही। दूसरा, हृदय के काम में कोई रुकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर खाने के बाद सांस फूल रही है या दिल पर भारीपन लग रहा है तो ये एक रेड सिग्नल है। अच्छा, तो जिसे हम मजाक में थैंक्सगिविंग डिनर कोमा कहते हैं, वो असल में शरीर की एक चेतावनी है। हाँ, वो अतिमात्र भोजन का एक क्लासिक लक्षण है। तीसरा लक्षण, छाती के किनारों पर यानी हमारी पसलियों में कोई खिंचाव या दर्द महसूस न होना। चौथा? पेट में पत्थर जैसा भारीपन न होना। और पांचवा, जो बहुत गहरा है, इंद्रियों का पोषण और संतुष्टि। इंद्रियों का पोषण? हाँ, आपकी आंखें, कान, नाक, ये सब तृप्त और प्रसन्न महसूस करें। भोजन के बाद आपको ताजगी महसूस होनी चाहिए, नींद नहीं। ये इंद्रियों वाली बात बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं है, ये पूरे शरीर और मन को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। और कोई संकेत? हाँ, भूख और प्यास पूरी तरह शांत हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, भोजन के बाद आपको उठने, बैठने, चलने, फिरने, हंसने, बोलने में कोई जोर या आलस महसूस नहीं होगा। शरीर एकदम हल्का लगेगा। बिल्कुल। ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा भोजन अगर सुबह खाया हो तो शाम तक और शाम को खाया हो तो सुबह तक बिना किसी तकलीफ के पच जाता है।
और अंत में यही सही मात्रा वाला भोजन शरीर में बल यानी ताकत और वर्ण यानी चेहरे की चमक और कांति को बढ़ाता है। ये तो आदर्श स्थिति की पूरी चेकलिस्ट है। लेकिन हम सब जानते हैं जिंदगी हमेशा आदर्श नहीं होती। मेरी तरह कई लोग होंगे जो कभी-कभी थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, होता है। या फिर डाइटिंग के चक्कर में बहुत कम। तो उस गुनाह की सजा क्या है? ग्रंथ इस बारे में क्या चेतावनी देते हैं? दोनों ही स्थितियों के लिए बहुत स्पष्ट चेतावनियां हैं। पहले कम खाने की बात करते हैं, जिसे हीन मात्रा कहा गया है। जब कोई जरूरत से बहुत कम खाता है तो शरीर में बल और वर्ण यानी ताकत और चमक दोनों कम हो जाते हैं। व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती, मन चिड़चिड़ा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि इससे शरीर में वात दोष यानी गति की ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित वात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शरीर में सूखापन, गैस, दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। चरक संहिता तो यहाँ तक कहती है कि लंबे समय तक कम भोजन करना 80 प्रकार के वात रोगों को जन्म दे सकता है। 80? जी, 80। इसमें जोड़ों के दर्द से लेकर नर्वस सिस्टम की गंभीर बीमारियां तक शामिल हो सकती हैं। 80 प्रकार के रोग? ये संख्या तो डराने वाली है। मतलब स्लिम दिखने के चक्कर में हम शरीर की नींव ही खोखली कर सकते हैं। और ज्यादा खाने का क्या? उस गुनाह की सजा क्या है? ज्यादा खाना यानी अति मात्रा और भी ज्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि ये किसी एक दोष को नहीं बल्कि वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ भड़का देता है। तीनों को एक साथ? हाँ, जब कोई पेट को ठोस चीजों से भर लेता है और ऊपर से पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो पेट के अंदर एक बवंडर मच जाता है। तीनों दोष एक साथ बिगड़ जाते हैं और अपने अपने लक्षण पैदा करते हैं। और वो लक्षण क्या है? मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ने महसूस जरूर किया होगा। हाँ, बिल्कुल। जब वात बिगड़ता है तो पेट में सुई चुभने जैसा तेज दर्द होता है, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, पूरे शरीर में दर्द, मुंह सूखता है और चक्कर आते हैं। ओके, चेक। ये तो हर शादी के दावत के अगले दिन होता है। पित्त के बिगड़ने पर क्या होता है? जब पित्त भड़कता है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। बुखार आ सकता है, दस्त लग सकते हैं, शरीर के अंदर जलन महसूस होती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और कभी-कभी तो इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है। क्या? हाँ, जैसे उसका खुद पर काबू ही ना हो। बहकी बहकी बातें बस ज्यादा खाने से? ये तो बहुत ज्यादा है। और कफ के बिगड़ने से उल्टी आती है, खाने से नफरत हो जाती है, अपच, ठंड लगकर बुखार, भयानक आलस और शरीर इतना भारी लगता है जैसे किसी ने उस पर वजन बांध दिया हो। मुझे लगता है कि मैंने ये कफ का बिगड़ना हर रविवार की दोपहर को महसूस किया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो ये तीनों दोष मिलकर शरीर में जो तबाही मचाते हैं, इसी से हम कहानी के उस मुख्य विलन तक पहुंचते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, आम। चलिए अब इस रहस्यमयी आम से पर्दा उठाते हैं। ये आखिर है क्या? आम आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक है। सरल भाषा में कहें तो आम भोजन का वो कच्चा, अधपचा, चिपचिपा अंश है जो हमारी कमजोर पाचन अग्नि की वजह से पच नहीं पाता। ये शरीर में पचने की बजाय सड़ने लगता है और एक जहरीली गंदगी या टॉक्सिक स्लग में बदल जाता है। यही आम है, रोगों की जड़। एक मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। तो क्या ये सिर्फ ज्यादा खाने से बनता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो कम खा के इससे बचा जा सकता है। नहीं, और यही आज की चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। ग्रंथ बहुत साफ कहते हैं कि आम बनने के कारण भोजन की मात्रा से कहीं ज्यादा गहरे हैं, जैसे बहुत भारी, रूखा, ठंडा या बासी भोजन करना, ऐसी चीजें खाना जो मन को पसंद ना हो, गलत फूड कॉम्बिनेशंस जैसे दूध के साथ मछली खाना। अच्छा। या फिर असमय भोजन करना, यानी जब भूख ना हो तब खाना। ये तो हुई भोजन की गलतियों की बात, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें हमारी भावनाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या ये सच है? ये 100% सच है और शायद आज के समय में सबसे प्रासंगिक भी। चरक संहिता स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई इंसान चिंता, शोक, भय, क्रोध, लालच या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त होकर भोजन करता है तो वो अमृत जैसा भोजन भी पेट में जाकर आम यानी विष बन जाता है। एक सेकंड रुकिए, इस बात को जरा ठीक से समझते हैं। क्या ग्रंथ वाकई ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे हेल्दी ऑर्गेनिक सलाद खा रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपने बॉस के बारे में सोचकर गुस्से में हूं या किसी डेडलाइन को लेकर तनाव में हूं तो वो सलाद मेरे लिए जहर बन सकता है? ये तो विज्ञान से ज्यादा दर्शन लगता है। ये दर्शन भी है और गहरा विज्ञान भी। आज मॉडर्न साइंस भी माइंड गट कनेक्शन की बात करता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हाँ। खून पाचन तंत्र से हटकर हाथ पैरों की मांसपेशियों में चला जाता है ताकि आप खतरे का सामना कर सके। ऐसे में पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। उस वक्त आप जो भी खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं और आम में बदल जाता है। मतलब? तो हाँ, गुस्से में खाया गया सलाद
खुशी से खाई गई एक रोटी से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये तो एक गेम चेंजर जानकारी है। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि शांत मन से भोजन करो, वो सिर्फ एक कहावत नहीं थी, उसके पीछे गहरा विज्ञान था। तो जब ये आम शरीर में बन जाता है तो ये तरता क्या है, इससे कौन सी बीमारियां होती हैं? ये आम जब शरीर के चैनलों यानी स्रोतों में जाकर अटक जाता है तो ये कई रोग पैदा करता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 पाचन संबंधी तीव्र रोगों का वर्णन है। पहला है विसूचिका। विसूचिका नाम तो ऐसा है जैसे किसी कीड़े का हो। नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें पूरे शरीर में सुई चुभने सी भयानक पीड़ा होती है। इसे आप एक तरह का नॉन इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस समझ सकते हैं। इसमें शरीर एक इमरजेंसी की घोषणा कर देता है और इस आम रूपी जहर को ऊपर और नीचे दोनों रास्तों से, उल्टी और दस्त, हाँ, उल्टी और दस्त के जरिए जबरदस्ती बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ये शरीर का एक हिंसक एविक्शन मोटिस है। और दूसरी बीमारी, दूसरी है अलसक। अलसक शब्द का अर्थ है आलसी। ये विसूचिका से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वो जहर को बाहर भी नहीं फेंक पाता। वो अपचित भोजन यानी आम एक जिद्दी कब्ज के रूप में पेट में ही पड़ा रहता है, सड़ता है और पूरे शरीर में जहर फैलाता है। मतलब एक ऐसे जिद्दी किराएदार की तरह जो घर खाली करने से ही मना कर दे। बिल्कुल। इसकी एक और गंभीर अवस्था है दंडालसक, जिसमें शरीर अकड़कर लकड़ी के डंडे जैसा सख्त हो जाता है और इसे असाध्य माना गया है। ये सुनकर तो वाकई डर लग रहा है। तो आयुर्वेद में इस खतरनाक आम से निपटने का तरीका क्या है? इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? इसका सिद्धांत बहुत ही तार्किक है। सबसे पहले जहर को और बढ़ाना बंद करो, यानी लंघन, जिसका मतलब है उपवास करना या बहुत हल्का भोजन लेना। दूसरा, जो जहर बन चुका है उसे पचाओ। इसके लिए पाचन औषधियां दी जाती हैं जो पाचन अग्नि को तेज करती हैं। और तीसरा है स्वेदन, यानी शरीर को भाप देना या सिकाई करना, जिससे जमे हुए आम को पिघलाकर चैनलों से बाहर निकाला जा सके। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब तक शरीर में आम है तब तक पंचकर्म जैसी डिटॉक्स प्रक्रियाएं मना है। इसके पीछे क्या तर्क है? स्रोत में इसके लिए एक बेहतरीन उपमा दी गई है। कहा गया है कि जिस तरह एक कच्चे फल को निचोड़कर उससे रस निकालने की कोशिश करना बेकार है, उसी तरह आम से भरे शरीर से दोषों को जबरदस्ती निकालने की कोशिश, जैसे पंचकर्म, हाँ, वो हानिकारक हो सकता है। इससे शरीर को और नुकसान पहुंचेगा। मतलब पहले आप शरीर के अंदर मौजूद कचरे को पकाइए, उसे इस लायक बनाइए कि वो बाहर निकल सके, और उसके बाद ही सफाई की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका है। एकदम। पहले आम का पाचन, फिर शोधन, यही आयुर्वेद का क्रम है। चलिए इस गंभीर चर्चा से थोड़ा हटकर स्रोत में एक और रोचक प्रसंग है। एक संवाद है जहां शिष्य अग्निवेश अपने गुरु भगवान आत्रेय से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं कि ये जो हम खाते पीते हैं ये आखिर पचता कहाँ है? हाँ, ये एक बहुत सुंदर संवाद है। इस सरल से प्रश्न के उत्तर में भगवान आत्रेय पाचन क्रिया का पूरा रहस्य खोल देते हैं। वो कहते हैं कि पाचन का मुख्य स्थान आमाशय है। उन्होंने इसकी सटीक लोकेशन भी बताई, नाभि और स्तनों के बीच का हिस्सा। वो कहते हैं कि यहीं पर भोजन आता है, पचता है, और फिर पचने के बाद उसका जो सार है यानी पोषक तत्व, वो धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। वैसे ही जैसे पानी की नालियां पूरे खेत में पानी पहुंचाती हैं। बिल्कुल। अद्भुत। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमने भोजन के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें सीखी। पेट का एक तिहाई नियम, जो सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारे शरीर के बायोमैकेनिक्स का सम्मान है। सही मात्रा में भोजन करने के शारीरिक संकेत, जो सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी इंद्रियों की संतुष्टि तक जाते हैं। और सबसे बढ़कर आम की अवधारणा, जो हमें सिखाती है कि हम क्या खाते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम किस मानसिक स्थिति में खाते हैं। सच से कितना मेल खाते हैं। आज मॉडर्न साइंस जिसे मेटाबॉलिक वेस्ट या फ्री रेडिकल्स कहता है, आयुर्वेद उसे हजारों साल से आम कहता आ रहा है। हाँ, ये मन और शरीर के उस गहरे संबंध की याद दिलाता है जिसे हम आज की भागदौड़ में अक्सर भूल जाते हैं। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। जैसा कि आज हमने स्रोतों से जाना, अगर चिंता, भय और क्रोध हमारे द्वारा खाए गए सबसे पौष्टिक भोजन को भी शरीर के अंदर विष में बदल सकते हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या शांति, खुशी और कृतज्ञता के भाव के साथ खाया गया एक साधारण सा भोजन भी हमारे लिए अमृत का काम कर सकता है? अगली बार जब आप भोजन करने बैठें तो सिर्फ अपनी प्लेट को नहीं, अपने मन को भी जरूर देखेगा। इस पर विचार जरूर करें।